हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज इस वीडियो में सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरे सीटेट के कहा जाए तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने का, हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञानात्मक वो होता है जो किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानने को संज्ञानात्मक कहते हैं। तो वही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जीन पियाजे ने जो सारी बातें बताई है, उसे आज पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जीन पियाजे कहाँ के थे? तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक जो है मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेती है। यानी कि जैसे जैसे जो है बच्चे का उम्र बढ़ता है, वो वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे ये मेरा परिवार है, ये स्कूल है, इसको जो है दिमाग में बैठा लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अगला पॉइंट है, पियाजे के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को उन्होंने जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा है। सक्रिय ज्ञान का निर्माता, यानी शुद्ध ज्ञान का निर्माण करने वाला, नए नए चीज़ों को सोचने वाला, नए नए प्रकार से सोचने वाला, नए नए तर्क से सोचने वाला, इस ज्ञान की सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा गया है। तथा नन्हे वैज्ञानिक जब नए नए ज्ञान को सोचेंगे, नए नए तथ्य से, नए नए तरीके से, तो वो एक प्रकार के नन्हे वैज्ञानिक भी है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उस नए नए तरीके से जो है सिद्धांत बनाते हैं और संसार के बारे में इसकी रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, सोच अलग होती है, न कि क्वालिटी। यानी कि दोनों का सोच एक ही होती है, लेकिन सोचने का तरीका दोनों का अलग अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है? यानी कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढल लेना। जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में अपने आप को ढल लेना, उसे अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कोई ठंडा प्रदेश के निवासी अगर गर्म प्रदेश में जाते हैं तो उस अनुसार वो ढल लेते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, और गर्म प्रदेश से जब ठंडे में जाते हैं तो उसके अनुसार वो अनुकूलित हो जाते हैं। या फिर कह सकते हैं इसे कि अगर किसी को किसी प्रदेश का खाना पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ चले गए हैं, तो उस अनुसार उसे अनुकूलित होना पड़ेगा, अडेप्ट होना पड़ेगा। वही होता है अनुकूलन, यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढलना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, एक है आत्मसात्कार यानी कि एसिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। तो पहले
सत्करण क्या है? आत्म सात्कारण वह है जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, उसे आत्म सात्करण कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। यानी कि पूर्व में बच्चे ने देखा एक कुत्ता को, वो लाल कुत्ता था, उसे 4 पैर थे, उसे 2 आँख थे, पूँछ थे, भौं भौं की आवाज़ करती। तो आगे उन्होंने एक और कुत्ता देखा जो उजला था, वो भी 4 पैर, 1 पूँछ, वो भी भौं भौं आवाज़ करता था। तो उसने जो पूर्व में जो लाल कुत्ता देखा था, उस लाल कुत्ते से नए ज्ञान के साथ जो है उस उजले कुत्ते में जोड़ दिया कि ये भी कुत्ता ही है, तो उसे ही आत्म सात्करण कहा जाता है। दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन, यानी कि पूर्व ज्ञान में जो है परिवर्तन करके वातावरण के साथ जब तालमेल बैठा लिया जाता है तो उसे समायोजन कहते हैं। जैसे उन्होंने जो है आत्म साक्षात्कार में कुत्ता देखा था, लाल कुत्ता, उजला कुत्ता, अब इसने बिल्ली देख लिया जो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करता था। तो उसने देखा कि ये तो कुत्ता नहीं हो सकता, ये बिल्ली है। तो उन्होंने उस ज्ञान में परिवर्तन किया, और उससे तालमेल बैठाया कि नहीं, 4 पैर वाला बिल्ली भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है। इस तरह से उन्होंने इसे समायोजित करके समझा। अब है संतुलन या साम्यधारण। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा बच्चा जो है आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच की अवस्था है संतुलन। जो दोनों अवस्था पढ़ें, ये दोनों अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसे हम साम्यधारण यानी संतुलन कहते हैं। अब आता है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा है मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। यानी कि जो पहले से दिमाग में है, स्टोर है, वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, तो उसको स्कीमा कहते हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट, यानी कि बच्चा जब स्कूल देखता है तो उसके प्रति स्कीमा बनता है कि ये स्कूल है, इसमें बेंच है, इसमें पढ़ाई होता है। दोस्त के प्रति, करियर के प्रति जो है वो कॉन्सेप्ट बना लेता है, उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल से समझें कि ये सीटेट का क्लास है, अगर सीटेट के पास करना है तो ये है कौशल कुमार सर जो है से पढ़ना है। अगर एसएससी की तैयारी करना है तो और किसी टीचर से पढ़ना है। बैंक की तैयारी करना है तो किसी और टीचर से पढ़ना है, तो वो जो है कॉन्सेप्ट है, उसे है स्कीमा कहते हैं। इसी में मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मानव शिशु में जो है स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना, जो संगठन कहलाता है। आगे है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था बताई, और ये चारों अवस्थाएं एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है 0 से 2 वर्ष के बच्चे को में होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन यानी त्वचा। तो वो जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। हम लोग भी पहले अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखे हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। स्टेज भी याद रखना है, कौन स्टेज कितने वर्ष की होती हैं, ये भी जो है मैचिंग टेस्ट में दे दिया जाता है। तो
यह क्रिया जो है पूर्व संख्यात्मक क्रिया जो है क्रिया करने से पहले की अवस्था है। ये जो है क्रिया होने से जो है करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें जो है क्रिया करने की जो है पूर्व अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे में होती है। इसमें जो है बच्चा सामने आने वाली चीज़ को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे साइकिल चलाते हुए कोई आएगा तो बच्चा आने वाले को देख पाएगा, समझ भी रहे हैं कि साइकिल चला रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। उसे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसे डाला गया है। इसी में और है, इस स्टेज में जो है यानी कि पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में जो है बच्चा प्रतीकों सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। यानी कि इसमें बच्चा प्रतीक को समझ जाते हैं, किसी भी चीज़ के प्रतीक के, किसी भी चीज़ के सिंबल को जो है देखकर जान जाते हैं। साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में आ जाते हैं, इमेज बन जाते हैं साइकिल का, साइकिल कैसा होता है। दूसरा है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट में कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस अवस्था में होते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। सिंबल प्रतीक का यूज कब कब समझने लगते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में समझने लगते हैं। इसी में है जीववाद। जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता उसे जीववाद कहते हैं। यानी जब बच्चे को देखेंगे पत्थर से चोट लगता है, दीवार से चोट लगता है, तो कहता है मुझे दीवार ने मारा, इस पत्थर ने मारा, और फिर उसे पत्थर को मारता है, यानी कि बोलता है इसी ने हमको मारा है। यानी सजीव और निर्जीव में वो अंतर नहीं कर पाते। दूसरा है अहं केंद्रित ईगो सेंट्रिक। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है, यानी कि अहम केंद्रित ईगो नाम से ही स्पष्ट है कि जो वो जो सोच रहा है वही सही है, जो दूसरा सोच रहा है वो गलत है। ये होता है अहम केंद्रित। और ये कई बार पूछा गया है, अहम केंद्रित अवस्था किस स्टेज में होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ये भी ध्यान देना है अहम केंद्रित के बारे में। वो जो है अगर हरा शर्ट को पसंद करता है, उसे लगता है कि दुनिया हरा रंग की शर्ट को पसंद करेगा। अगर लाल को करता है तो बोलेगा दुनिया लाल रंग को ही पसंद करेगा। जो चीज़ खाएगा तो समझता है कि सब वही चीज़ को खाएगा। जैसे मंच का चॉकलेट उसे पसंद है तो वो सोचता है कि सभी बच्चे को मंच का ही चॉकलेट पसंद होगा। तो वह है अहं केंद्रित। तीसरा है अप ओ पट अपटलावी यानी कि आइरिबिलिटी, जिसमें जो है बच्चे वस्तुओं को, संख्याओं, समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं सीखता। वो पलटावी, वो मतलब नहीं, पलटावी में नहीं पलट पाता है। जैसे 4 और 6 10 है, तो वो 6 और 4 कितना होगा वो नहीं बता पाए, वो नहीं पलट सकता है कि जो है कितना होगा। चौथा है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता की कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। इसमें मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम की योग्यता की कॉन्सेप्ट की कमी होती है। वो नहीं समझ पाते हैं ये मुद्रा को। अगर उसे 500 का नोट दिया जाए और 100 रुपये का उसे खुदरा सिक्का दिया जाए तो वो सिक्का को पकड़ेंगे, नोट को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो जानता है कि सिक्का ही ज़्यादा है, उसका वैल्यू वो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए इसे मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, भार में अगर
एक बड़ा गिलास और एक छोटा गिलास, चकोर गिलास दिया जाए जो उसमें पानी समान अटता है, तो बोलेगा बड़ा गिलास में पानी ज़्यादा है, जबकि दोनों में समान है। तो भार को भी जो है वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं। ऊंचाई, क्रम निर्धारण मतलब पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा क्रम में सजाया जाता है, तो वो जो है नहीं समझ पाते हैं क्रम निर्धारण कैसे होता है। तो इस अवस्था में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस सब चीज़ की कमी होती है। अब पाँचवा है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में जो है एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दें, पानी की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन करता है, केंद्रीकृत करता है। यानी कि एक समय में जो है वो एक ही चीज़ को सोचता है, एक ही चीज़ के करता है। अगर मोबाइल उसके हाथ में दिया जाए तो फ़ोटो ले रहा है तो वो फ़ोटो ही लेगा, इससे फ़ोटो ही लिया जाता है और कुछ नहीं होता है। वो इस तरह से केंद्रीकरण हो जाता है एक समय में। छठा है संरक्षण, कंजर्वेशन। यानी अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी जो है क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। जो अभी बताएं कि एक ही जो है बाहर के दो चीज़ लिया जाए, एक बड़ा गिलास एक छोटा गिलास, दोनों में अगर पानी सेम अटता है तो बच्चा को पूछा जाए किस में ज़्यादा पानी है, तो वो बड़ा गिलास को ही बोलेंगे कि इसी में ज़्यादा पानी है। यानी कि संरक्षण, इसमें जो है बच्चा को समझ नहीं हो पाता है। अब है सातवां, इसी में पूर्व संक्रियात्मक में ही क्रमबद्धता। यानी कि इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को जो है उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, जो मैंने पहले भी बता दिया है। अब तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला अवस्था पड़े संवेदी क्रियात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे में होते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर सकता है। जो चीज़ सामने रखा हुआ है उसी को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। तो पहले मूर्त समझे क्या होता है। मूर्त उसे कहते हैं जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे जितनी भी वस्तु है जिसे हम देख रहे हैं, जिसे छू सकते हैं, उसे मूर्त कहते हैं। आगे चलते हैं। इस अवस्था में ऑप्टल लावा ओ पटलाटावी, यानी कि जो उसमें बताए थे कि 6 और 4 और 4 और 6 में जो है दोनों में नहीं समझ पाते हैं। दूसरा जीववाद, यानी कि कौन सजीव निर्जीव को नहीं समझ पा रहे थे उस अवस्था में। मुद्रा के बारे में नहीं समझ पाते थे। संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का गुण को नहीं समझ पाते थे, जबकि इसमें समझ जाते हैं मूर्त अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद है इस अवस्था में जो है बता दिए कि ओ पटटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इसी में है आगमनात्मक तर्कना, यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो आगमनात्मक आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे। आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम दिया जाता है, जबकि निगमनात्मक विधि में पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। जैसे आगमनात्मक विधि में जैसे हम बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे, पेड़ ऑक्सीजन देता है, पेड़ में फल लगता है वगैरह वगैरह बहुत सारा बात बताएंगे पहले उदाहरण देकर, तब उसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे। जबकि निगमनात्मक विधि में जो है अगर हम नियम पहले बताएंगे, किसी सवाल को बता रहे हैं तो पहले उस सवाल का सूत्र बताएंगे, तब उस सूत्र के अनुसार से वो सवाल बताएंगे, तो वो निगमनात्मक विधि में आ गया। तो वही है आगमनात्मक विधि में यह जो है यह भी अवस्था में आता है।
यानी कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे पेड़ ज़रूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चा आंसर करता है क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन मिलती है। तो ये हो गया आपका आगमनात्मक। और लास्ट जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो 11 से 15 वर्ष की होती है। इसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अमूर्त का मतलब होता है जिसे न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, जैसे आत्मा, भगवान, ये सभी चीज़ें जो हैं, मन, ये सभी चीज़ें अमूर्त होते हैं। तो इसमें है यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त के बारे में हमने बता दिए। और आगमनात्मक तर्कना जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जबकि निगमनात्मक अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होता है। तो निगमात्मक भी पहले मैंने ही समझा दिए थे। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, तो पहले नियम उसके बाद उदाहरण, तो इसे निगमनात्मक अवस्था है। ये पूरे जीन पियाजे ख़त्म हो चुका है, आप लोग भी समझ गए होंगे। लेकिन जीन पियाजे के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। क्या आलोचना है इसके आलोचना है जीन पियाजे की कि पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को वो परिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख लेता है। यानी कि इन्होंने जो बताया है 2 से 0, उसके बाद 0 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ये जो है अवस्था में ये चीज़ सीख सकता है। लेकिन अगर हम अच्छे माहौल में दें, उसे अच्छे वातावरण में दें, तो वो समय से पहले भी सीख सकता है। इसकी यही आलोचना है। तो यही बताया गया है, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को वो परिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो ये थी उसकी आलोचना। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को मैंने आज पूरी तरह से ख़त्म किया, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। आप लोग अच्छी तरह से समझे भी होंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, मेरी उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, बना पाएंगे। अगर नहीं बना पाएंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ ये परेशानी हो रहा है, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।